हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से अजीत सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की औषधि सीरीज का स्टैटिक जीके और पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म। खैर, ये तो रही हमारे आज के अभ्यास की बात। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण यानी डीप डाइव में हम सिर्फ इन सवालों के जवाब नहीं रटेंगे। बिल्कुल नहीं। हम इन सवालों के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को समझेंगे। ये कहानी है कि कैसे एक साधारण व्यापारिक कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा किया और कैसे हम एक आजाद संप्रभु गणराज्य बने। हाँ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच से लेकर 1947 के आजाद भारत तक का पूरा सफर। सही बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसी प्रैक्टिस सेट के पहले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरुआत करते हैं। सवाल है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? और इसका सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। जवाब तो एकदम सही है। लेकिन इसके पीछे की वजह बड़ी दिलचस्प है। मेरा मतलब है, कंपनी तो भारत में पहले से ही व्यापार कर रही थी ना। हाँ, तो फिर अचानक 1773 में ही ब्रिटिश संसद को एक रेगुलेटिंग एक्ट लाकर उन्हें रेगुलेट करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि कंपनी के अधिकारी भारत में भयानक भ्रष्टाचार कर रहे थे। देखिए, बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद उनके पास बंगाल का राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार आ गया था। अच्छा, मतलब बेहिसाब पैसा आ रहा था। बिल्कुल। लेकिन वो सारा पैसा कंपनी के खजाने में नहीं, बल्कि अधिकारियों की अपनी जेबों में जा रहा था। कंपनी घाटे में थी और अधिकारी ब्रिटेन जाकर रईसों की तरह जी रहे थे। अरे बाप रे, तो मतलब ब्रिटिश संसद डर गई होगी। हाँ, उन्हें लगा कि ये भ्रष्ट अधिकारी अपनी दौलत से ब्रिटेन की राजनीति को ही न खरीद लें। इसलिए उन्होंने ये एक्ट पारित करके कंपनी पर लगाम कसनी शुरू की। मैं समझ गया। मतलब ये कानून भारतीयों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश संसद के अपने डर की वजह से लाया गया था। एकदम सही। और इसी एक्ट से उन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण शुरू किया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब इतिहास के पन्नों को थोड़ा तेजी से पलटते हैं और क्वेश्चन 2 पर आते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ये जो दौर था ना, ये असल में एक संक्रमण काल था। इसे हम आजादी का ट्रेनिंग ग्राउंड भी कह सकते हैं। मतलब देश के नेता जो सालों जेल में रहे वो अब सरकार चला रहे थे, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर अभी भी वायसराय लॉर्ड वेवेल बैठे थे। ये कैसा तालमेल था? ब्रिटिश सरकार तुरंत अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटकर नहीं जाना चाहती थी। वे एक क्रमिक हस्तांतरण चाहते थे। तो वायसराय अध्यक्ष बने रहे। हाँ, वायसराय अभी भी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में पंडित नेहरू ने एक तरह से प्रधानमंत्री की भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। और उनके पास विदेश मामले भी थी, राइट? बिल्कुल, उनके पास विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधी मामले भी थे। इसका सीधा सा अर्थ था कि भारत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वतंत्र आवाज बनाने की तैयारी कर रहा था। वाकई ये आजाद देश को चलाने का एक व्यावहारिक अनुभव था और इसी दिशा में हमारा अगला कदम और भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 3, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को आयोजित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक माहौल को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है। 9 दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और महज 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? देखिए, देश में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था और मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया था। अच्छा, तो सभा पर दबाव था? बहुत ज्यादा दबाव था। उन्हें जल्द से जल्द अपना काम शुरू करना था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए उन्हें सम्मान के तौर पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन सभा को एक मजबूत स्थायी नेतृत्व की जरूरत थी। एग्जैक्टली। इसीलिए बिना कोई समय गंवाए 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया गया। क्या बात है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर, जो एक कड़वे अनुभव के बारे में है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायोर्की की शुरुआत की गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम
1919। अब इस द्वैध शासन की कल्पना कीजिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी एक ही ऑफिस में दो अलग-अलग बॉस बैठे हों, दोनों के आदेश अलग हों। ये दो बास वाला उदाहरण बहुत ही सटीक है। हमारा 5वां सवाल है, 1946 की अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया था? इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण नाम याद रखिए जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खाद्य और कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन राम और वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। अब बढ़ते हैं 6वां की ओर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। चलिए इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। किस अधिनियम ने भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया? और इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भारत शासन अधिनियम 1919। यह एक बहुत बड़ा प्रशासनिक मील का पत्थर था। 1919 के इसी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर आगे चलकर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, जिसका मुख्य काम प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य अधिकारियों की भर्ती करना था। हाँ, और ये सब ली आयोग की सिफारिश पर उठाया गया कदम था। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि आज के समय में भारतीय संविधान के भाग 14 में जो लोक सेवा आयोगों का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, बिल्कुल वो काफी हद तक 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि आज की जो हमारी सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा है, उसके परदादा असल में एक ब्रिटिश कंट्रोल टूल थे? यह एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। जी हाँ, प्रशासनिक मशीनरी की वह नींव अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए रखी थी। लेकिन आजाद भारत ने उसी मशीनरी को एक कल्याणकारी राज्य चलाने के लिए अपना लिया। यह निरंतरता इतिहास का एक बहुत ही रोचक पहलू है। अधिकारियों के अलावा देश को चलाने के लिए मंत्रियों के बीच भी एक तालमेल की जरूरत होती है। 1946 की अंतरिम सरकार इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण थी। प्रश्न संख्या 8। अंतरिम सरकार 1946 में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि लियाकत अली खान को कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, वित्त। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय जैसी बेहद अहम और शक्तिशाली जिम्मेदारी दी गई थी। ये उस समय के हालात में एक साझा सरकार को किसी तरह से चलाए रखने का प्रयास था, है ना? जी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है विकल्प बी, सर B.N. राव। सर बेनेगल नरसिंह राव का योगदान अतुल्य है। उन्होंने भारतीय संविधान का पहला प्रारंभिक मसौदा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि इतिहास में कुछ चेहरे तो बहुत मशहूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम किसी मजबूत इमारत की नींव के पत्थर जैसा होता है। एकदम सही। सर B.N. राव ऐसे ही व्यक्ति थे। वे दुनिया भर के देशों में गए, वहां के संविधानों का अध्ययन किया और एक कच्चा ढांचा तैयार किया, जिस पर बाद में प्रारूप समिति ने काम किया। प्रश्न संख्या 10। किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, चार्टर अधिनियम 1833। इस घटनाक्रम को क्रम से समझना जरूरी है। 1813 के अधिनियम में कंपनी का सामान्य व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दो चीजें बची थीं, चाय का व्यापार और चीन के साथ होने वाला व्यापार। हाँ, और अंततः 1833 के चार्टर अधिनियम ने इन दोनों को भी पूर्णतः समाप्त कर दिया। प्रश्न 11। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट, शासन अधिनियम 1935 के तहत स्थापित संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया? सही उत्तर, इसका सही जवाब है बी, 1937। अब कुछ जरूरी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। इस न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में हुई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा 6 अन्य जज थे, जिनमें 2 भारतीय जज भी शामिल थे, M.R. जैकब और शाह मोहम्मद सुलेमान। प्रश्न 12। संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के निर्वाचित स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर,
इसका सही जवाब है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोट, याद रहे कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। क्वेश्चन 13। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनीतिक मामलों का प्रबंधन। विलियम पिट ने ये नया कानून पेश किया था। इसने एक तरह के नए द्वैध शासन की नींव रखी, कंपनी और ब्रिटिश सरकार के बीच। अच्छा, तो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए। एग्जैक्टली। क्वेश्चन 14। अंतरिम सरकार 1946 में जगजीवन राम के पास कौन सा विभाग था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रम। बाबूजी का श्रम मंत्री होना कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने कामगारों के अधिकारों की मजबूत नींव रखी। और रेलवे विभाग आसफ अली के पास था। मतलब भारतीय नेतृत्व एक आधुनिक राज्य चलाने के लिए पूरी तरह परिपक्व हो चुका था। बिल्कुल। क्वेश्चन 15। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 389। ये संख्या कोई मनमाना आंकड़ा नहीं था। हाँ, 400 या 350 क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि ये तय हुआ था कि लगभग 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। उस समय आबादी लगभग 40 करोड़ थी। और इसका विभाजन कैसे हुआ था? 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से। हालांकि स्वतंत्रता के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई थी। खैर, क्वेश्चन 16 पे आते हैं। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के शासन के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी कौन बनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का राज्य सचिव। इसके लिए हमें 1857 की महान क्रांति को याद करना होगा। उस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो उन्होंने कंपनी राज ही खत्म कर दिया। हाँ, शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। लंदन में बैठे एक कैबिनेट मंत्री को भारत का राज्य सचिव बना दिया गया। और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारत परिषद का गठन हुआ, है ना? एग्जैक्टली। Q17 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा कितनी श्रेणियों में विषयों को विभाजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 3, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। 1935 के अधिनियम ने पूरे शासन तंत्र को व्यवस्थित करने के लिए शक्तियों को इन 3 अलग-अलग सूचियों में स्पष्ट रूप से बांटने का काम किया था। Q18 डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इस ऐतिहासिक प्रश्न का सही उत्तर है बी, 7। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के नेतृत्व वाली इस 7 सदस्यीय समिति ने ही भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने का ऐतिहासिक कार्य किया था। तो इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। स्पष्ट रूप से पढ़ते हुए, Q19 किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है बी, 1919 का अधिनियम। 1919 के इस अधिनियम ने भारत में पहली बार महिलाओं को चुनाव में वोट डालने का सीमित अधिकार प्रदान किया। अब यहाँ मुझे 1921 के चुनावों का जिक्र करना है, जब भारतीय महिलाओं ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम लगता है। हाँ, ऐतिहासिक कदम था। लेकिन तो इस सब का क्या मतलब है? और स्रोतों में बार बार एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सीमित। ये सीमित शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का एक बेहद महत्वपूर्ण परिणाम था। ओके। जब हम सीमित मताधिकार की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वोट देने के लिए कुछ शर्तें थीं, जैसे महिला के पास संपत्ति का होना या कर चुकाना या शिक्षा का एक स्तर होना। ओहो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ग्रामीण या आम महिलाओं को इस अधिकार से बाहर रखा गया था। हाँ, उस समय ऐसा ही था। Q20 अंतरिम सरकार 1946 में रक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह ने 1946 की अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभार संभाला था। अब अगर हम 1946 के समय की कल्पना करें, स्वतंत्रता से ठीक पहले का समय, जब सब कुछ अनिश्चित था, देश में तनाव था, ऐसे नाजुक दौर में रक्षा मंत्रालय संभालना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा? ये कोई आम राजनीतिक पद नहीं था उस वक्त। बलदेव सिंह के शानदार नेतृत्व की जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे स्रोतों में एक एक्स्ट्रा फैक्ट बॉक्स की जानकारी दी गई है।
उन्होंने सेना के संक्रमण और विभाजन के उस बेहद संवेदनशील दौर में काम किया। क्वेश्चन 21। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल और प्रांत, ये जोड़ी तो अमर है। उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोने का ऐतिहासिक काम किया। और बाकी समितियों की बात करें तो संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के पास थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और उप झंडा समिति J.B. कृपलानी देख रहे थे। हर नेता राष्ट्र निर्माण में जुटा था। अब एक बहुत ही रोचक सवाल, क्वेश्चन 22। 1813 के चार्टर अधिनियम ने शिक्षा पर कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 लाख रुपए। कागजों पर देखें तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का ये आवंटन बहुत ही प्रगतिशील लगता है। क्वेश्चन 23। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अविशिष्ट शक्तियां यानी रेजिड्यूरी पावर्स किसे प्रदान की गई थीं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायसराय या गवर्नर जनरल को। ये शक्तियों के बंटवारे का एक बहुत अहम हिस्सा है। क्या हम इन अवशिष्ट शक्तियों की तुलना घर की उस मिसलेनियस दराज से कर सकते हैं जिसमें वो सब कुछ ठूस दिया जाता है जो कहीं और फिट नहीं होता? अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तुलना है। जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो भविष्य में कोई नया विषय आ जाए तो उस पर कानून कौन बनाएगा? यही वो विविध दराज है। और ब्रिटिश वॉयसराय ने बड़ी चालाकी से इस दराज की चाबी अपने पास रखी। बिल्कुल, ताकि नए मामले पर अंतिम नियंत्रण उसी का रहे। हालांकि आजादी के बाद हमने ये सिद्धांत कनाडा से लिया और अब ये केंद्र सरकार के पास है। जैसे आज इंटरनेट या साइबर स्पेस के कानून सीधे केंद्र के पास हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 पर। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। हाँ, क्योंकि उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू नहीं था। आम जनता ने सीधे वोट नहीं डाला था। और जुलाई-अगस्त 1946 के इन चुनावों के नतीजे क्या रहे? नतीजे बहुत स्पष्ट थे। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और 15 सीटें अन्य के खाते में गईं। और इन नतीजों ने राजनीति में एक ऐसा ध्रुवीकरण दिखा दिया जिसकी जड़ें कई दशक पहले बोई गई थी। जो हमें अगले सवाल पर लाता है। क्वेश्चन 25। मार्ले मिंटो सुधार के रूप में प्रसिद्ध किस अधिनियम ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1909 का अधिनियम। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उन सीटों पर केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट डाल सकते थे। तो अगर हम 1909 के सांप्रदायिक निर्वाचन को 1946 के चुनाव परिणामों से जोड़कर देखें तो क्या कार्य कारण संबंध नजर आता है? संबंध बहुत गहरा है। जब चुनाव को धर्म के आधार पर बांट दिया गया तो एक राजनेता को सिर्फ अपने ही धर्म के लोगों की भावनाओं को भड़काने की जरूरत रह गई। मतलब दूसरे समुदायों की परवाह करने की जरूरत ही नहीं। एग्जैक्टली 1909 में बोया गया ये अलगाववाद का बीज 1946 तक आते आते एक विशाल पेड़ बन चुका था। इसी अविश्वास की खाई ने अंततः देश का विभाजन करवाया। वाकई बहुत ही डरावना है कि कैसे एक प्रशासनिक नीति देश का भूगोल बदल सकती है। खैर, क्वेश्चन 26। 1935 के अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसने प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की। हाँ, जैसा हमने पहले देखा था, 1919 का द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई ताकि वे बिना रोजमर्रा के ब्रिटिश हस्तक्षेप के काम कर सकें। अब आते हैं क्वेश्चन 27 पर। संविधान सभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, HVR अयंगार। यहाँ अक्सर एक बड़ा भ्रम पैदा होता है। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। बिल्कुल, लेकिन उस पूरी सभा के दिन प्रतिदिन के प्रशासन और आधिकारिक काम की जिम्मेदारी सचिव HVR अयंगार साहब की थी। ये अंतर स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आज के अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन 28 पर। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद संविधान सभा की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह एक पूर्णतः संप्रभु निकाय यानी सॉवरेन बॉडी बन गई। संप्रभु होने का मतलब है कि अब आपके ऊपर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब ब्रिटिश संसद की हर बंदिश से आजादी। एग्जैक्टली।